हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले हमने 2 लेक्चर इस चैप्टर के समाप्त कर लिए हैं। चैप्टर हमारा दूसरा है। जो चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन। ये हमारा चैप्टर होगा। तल में गति। इसका जो तल में गति है, इसका हमने 2 लेक्चर समाप्त कर लिए हैं। तीसरा लेक्चर होगा हमारा। और इसके पहले हमने जो पढ़ा है वो किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग निकालना हमने सीख लिया है। आज हम पढ़ेंगे नदी में अपेक्षिक गति क्या होती है। और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है वो यही है कि नदी में अपेक्षिक गति, यानी नदी में सापेक्ष गति। इसमें एक होगा स्थिर जल में और दूसरा होगा नदी के बहाव में। जैसे स्थिर स्थिर जल है जो हमारा, वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा। जैसे हमारा स्विमिंग पूल होगा और तालाब है। इन सब में जो गति होगी हमारी, वो किसी आदमी या फिर नाव की सिर्फ गति होगी, उनके सेल्फ सेल्फ मोशन होगा। और जो नदी में गति होगी, वो नदी का जो बहाव होगा, वो गति प्लस में जो आदमी या फिर नाव की गति है, वो दोनों होंगी, उसमें ऐड हो जाती हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मोशन इन अ प्लेन। अच्छा टॉपिक है। जैसे ये नदी होगी और ये हमारा तालाब है या फिर स्विमिंग पूल है, वो सब होगा। क्योंकि जो इसमें जल होगा, वो स्थिर जल होगा और इसमें बहाव होगा। जो जल होगा वो बह रहा होगा इसमें, नदी में। तो हम इन्हीं में सापेक्ष गति पढ़ेंगे। जो नदी का वेग होगा इसमें, वो होता है वी वेक्टर, ये होगा। और इसमें तालाब का वेग नहीं होगा, क्योंकि उसका जो जल है वो स्थिर होता है, वो बहता नहीं है। और इसमें जैसे कोई नाव है, उसका वेग मान लेते हैं यू है। और इसमें जो वेग होगा, नाव का वेग प्लस नदी का वेग, इसमें दो वेग हो जाते हैं। इसमें दो वेग होते हैं। इसमें आपको दो वेग देखने को मिलेंगे। और इसमें जैसे ये आदमी है, ये मैन है,
और इसका वेग हम मान लेते हैं इस तरफ u है, तो इसमें सिर्फ इसकी ताकत होगी, जो इसका बहाव है, वेग है, इसमें सिर्फ आदमी की खुद की ताकत होगी, और इसमें आदमी की ताकत होगी और प्लस में नदी का जो बहाव है उसका वेग, नदी का वेग होगा। स्थिर जल में हम देखेंगे कि जो आदमी का वेग है वो अर्थ के सापेक्ष देखेंगे, और इसमें भी आदमी का वेग अर्थ के सापेक्ष देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ, जैसे और देखते हैं। ये नदी है, ये कोई लकड़ी का ब्लॉक, ये लकड़ी का ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक जो तैर रहा है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ये डूबेगा नहीं, ये पानी में तैरेगा। तो जो नदी है उसका बहाव होगा जो, वो होगा v, v नदी का बहाव, और इस ब्लॉक का बहाव u। और जो तालाब, जैसे तालाब है हमारा, ये तालाब है, ये मान लेते हैं पानी है, जल, स्थिर जल, और इसमें जो ये नाव है, इसमें मोटर है, इसमें इंजन, इसमें इंजन है, जो इंजन लगा है। तालाब का जो जल है उसका तो वेग होगा नहीं, क्योंकि जो तालाब है उसमें स्थिर जल होता है, या फिर स्विमिंग पूल। जो हमारी नाव है उसका वेग होगा, उसका वेग इस तरफ मान लेते हैं u। तो इसमें इंजन की केवल खुद की ताकत होगी, जल का कोई रोल नहीं होगा इसमें, इसमें जल की ताकत नहीं होगी, सिर्फ इस नाव की ताकत होगी। ये हमारी नाव है। अब देखते हैं नदी की दिशा के अनुदिश तैरना। आइए कुछ बहुत आपको और जानकारी दे देते हैं। 2D में, 2D में जैसे हम पढ़ेंगे, जब पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक में, जैसे कोई कण है वो इस दिशा में y एक्सिस में न जाकर और x एक्सिस में न जाकर उन दोनों के बीच में जैसे जाता है, उसका वेग u मान लेते हैं। जैसे हमने x एक्सिस से कोई कोण थीटा बना रहा है, अगर जिस जिस तरफ से ये थीटा होगा, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, जिस तरफ से ये थीटा बन रहा होगा उस तरफ से उसका वेग u है। u के हम x में और y में घटक कर लेते हैं, क्योंकि ये 2D है, 2D को हम 1D में एक विमीय गति में हम तोड़ लेते हैं। तो जब तोड़ेंगे तो ये
आधा x में हो जाएगा, आधा y में हो जाएगा। जिस तरफ से ये थीटा बनता है उस तरफ से cos थीटा होता है। जैसे u है तो ये u cos थीटा हो जाएगा, और इधर इधर थीटा नहीं हमारे पास तो इधर u sin थीटा हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए। और क्योंकि आगे चलकर इन्हीं का रोल है। जैसे अब इस बार हमने थीटा बनाया, ऊर्ध्वाधर से ये थीटा कोण बना रहा, इसका वेग u है, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। जी, इस बार जिस तरफ से थीटा बन रहा है उस तरफ cos थीटा होता है, उधर हम cos लेते हैं। और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ हम साइन लेते हैं। जैसे इस तरफ थीटा हो गया y एक्सिस में, तो इधर u cos थीटा लेंगे, इधर u sin थीटा ये लेंगे ऐसे। चलिए देखते हैं। नदी की दिशा के अनुदिश तैरना। ये नदी है, ये हमारी नदी है। जब हम इसमें क्या होगा कि ये नदी है हमारी, बह रही है। नदी में जल बहता है ना, तो नदी का जो वेग होगा वो v होगा। जो इसमें ब्लॉक होगा उसका वेग हमने किया है नदी की दिशा के अनुदिश तैरना, तो हम कोई आदमी को तैराएंगे। ये हमारी नदी, तो ये नदी का वेग v, और इसके अनुदिश जब हम तैराएंगे ये आदमी, इसका वेग u है। तो इसमें एक नंबर जो होगा नदी का वेग जो होगा, जो नदी है उसका वेग अर्थ के सापेक्ष होगा, क्योंकि नदी कहाँ पर बहती है, अर्थ पर ही बहती है, तो हम उसके अर्थ के सापेक्ष लेंगे। अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो हम उसको अर्थ के सापेक्ष लेकर मानकर चलेंगे। जैसे ये नदी हमारी वो जमीन पर बहती है, तो हम नदी का वेग अर्थ के सापेक्ष लेकर चलेंगे। नदी का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, और जो दूसरा होगा आदमी का वेग किसके सापेक्ष। जो हम आदमी का वेग पढ़ेंगे वो किसके सापेक्ष पढ़ेंगे, क्योंकि आदमी जल में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो आदमी का वेग नदी के सापेक्ष लेकर चलेंगे, क्योंकि वो आदमी नदी में तैर रहा है। नदी का वेग पृथ्वी के सापेक्ष जो होगा वो v आई कैप। जो आदमी का वेग नदी के सापेक्ष है वो u होगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम जिसके सापेक्ष लेते हैं उसके ऊपर जाकर हम बैठ जाते हैं तो वो विराम में आ जाता है, तो हम उसका वेग दूसरे वस्तु का वेग निकाल लेते हैं। जब हम उसके जिसके सापेक्ष निकालते हैं तो उसके ऊपर जाकर हम बैठ जाते हैं, तो उसके पास जो भी है वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, जो भी है दूसरी वस्तु को दे देंगे, पर दिशा पलट कर देंगे। जैसे हम आदमी का, अब इसमें हम निकालेंगे कि आदमी का वेग अर्थ के सापेक्ष निकालेंगे, तो इसमें नदी का वेग पृथ्वी के सापेक्ष दिया है, तो v रिवर टू अर्थ ये दिया है v आई कैप, और
वी मैन टू रिवर यू आई कैब, क्योंकि नदी के अनुदिश तैर रहा है ना, इसलिए। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था विकरणी विपरीत। अगर विकरणी विपरीत है तो हम उन पद को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये विकरणी विपरीत, ये हमने पढ़ा था। अगर ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो इन दोनों को काट देते हैं। ये वाला फिर सेम है, यह वाई, ये फिर ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को काट देते हैं। ये विकरणी विपरीत हो जाते हैं ऐसे में। वही हम कर रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा वी मैन टू अर्थ, ये निकल कर आया वी आई कैप प्लस यू आई कैप। इसमें हम आई कॉमन ले लेते हैं, तो वी मैन टू अर्थ, ये निकल कर आया वी प्लस यू आई कैप, ये निकल कर आया नदी के अनुदिश। जब हम नदी के अनुदिश तैरेंगे तो इसका वेग ये होगा v प्लस यू आई कैप, इतना होगा। इसको हम कॉमन सेंस से देखें, नदी भी इस तरफ बह रही है और आदमी भी इसी तरफ जा रहा है, तो इसका वेग जुड़ जाएगा। तो कॉमन सेंस से होगा कॉमन सेंस से वी मैन, आदमी का वेग अर्थ के सापेक्ष निकालना है हमको। जब अर्थ के सापेक्ष निकालेंगे तो ये भी आई कैप में बह रहा है और ये भी आई कैप में जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा v प्लस यू आई कैप। ये कॉमन सेंस का तरीका है और ये कैलकुलेट कर कर अब देखेंगे कि इसको, हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन, इसको बोलेंगे। आदमी नदी के अनुदिश अनुदिश तैरे, तब इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम मोशन, क्योंकि ये पहाड़ से समुद्र की ओर मान लेते हैं जा रहा है, पहाड़ से आया और समुद्र में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम मोशन इसको बोलेंगे। और यही जो विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में तैरेगा तब ये अप स्ट्रीम मोशन होगा, क्योंकि समुद्र से अब पहाड़ की ओर जा रहा है, तब होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि नदी के विपरीत, नदी के विपरीत दिशा में अब इसको तैराएंगे, तब इसका वेग क्या होगा। नदी के विपरीत तैरना, ये नदी हमारी रिवर, और इसका जो वेग होगा वो भी होगा, और हम इसके विपरीत हम तैराएंगे आदमी को, इसका वेग यू होगा। तो इसमें आदमी का
वेग नदी के विपरीत दिशा में तो इसको हम अप स्ट्रीम मोशन बोलते हैं। समुद्र से अब पहाड़ की ओर जा रहा है, तो इसमें हम कॉमन सेंस देख लेते हैं पहले। कॉमन सेंस से नदी का वेग पृथ्वी के सापेक्ष वी आई कैप और आदमी का वेग नदी के सापेक्ष, और हमको निकालना होता है यह है माइनस का यू आई कैप, क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, तो इसलिए माइनस यू आई कैप कर दिए। हमको निकालना होता है आदमी का वेग पृथ्वी के सापेक्ष निकालना होता है, क्योंकि हम किसी चीज का किसी के सापेक्ष निकालते तो हम अगर नहीं दिया है तो पृथ्वी के सापेक्ष मानकर चलेंगे, और हमको निकालना है इसमें पृथ्वी के सापेक्ष। तो इसको हम जब निकालेंगे तो वी मैन टू अर्थ ये होगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये वी माइनस यू आई कैप यही होगा। अब आइए कैलकुलेशन से देखते हैं। वी रिवर टू अर्थ वी आई कैप और वी मैन टू रिवर इज इक्वल टू माइनस यू आई कैप। अब हम इनको विकर्णी विपरीत से हम काट देते हैं, ऐड करके इनको हम ऐड करेंगे। ऐड किया और ये रिवर से रिवर कैंसिल, और ये बचा वी मैन टू अर्थ, ये बचा वी माइनस का यू आई कैप ये होगा। ये नदी के विपरीत तैरना। अब देखेंगे कि इसमें दो केस होते हैं, एक नदी को न्यूनतम समय में नदी को पार करना, दूसरा होता है न्यूनतम पथ पर नदी को पार करना। यही दो केस होते हैं इसमें, यही मेन है, और इसी पर आधारित क्वेश्चन भी होंगे। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए इतना सा। अब देखेंगे कि नदी पार करना न्यूनतम समय में और न्यूनतम पथ पर नदी पार करना, यही दो केस बनेंगे बस। नदी को पार करना, जैसे हमारी ये नदी है, इसकी मान लेते हैं बीच की जो दूरी होगी वो डी होगी, यहाँ से यहाँ तक नदी की चौड़ाई डी होगी। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा नदी की चौड़ाई। और ये मान लेते हैं आदमी है यहाँ पर, वो इस पार जाना चाहता है, बी पर जाना चाहता है, इसको पार करना, नदी को पार करना चाहता है, पर यह नदी बह रही है, इसका वेग v है। अगर इसका वेग v है तो इसकी नदी की
ताकत होगी प्लस में, और इसका आदमी की ताकत होगी। आदमी इधर चला किस वेग से, यू वेग से, माना यू वेग से बी की ओर चला, पर ये नदी का वेग है। तो अगर नदी का वेग है तो आदमी क्या बी पर पहुंचेगा? बी पर न जाकर वो किसी बिंदु यहाँ पर सी पर आएगा। यही, और देखिए कुछ यू से आदमी यू वेग से सी की ओर जाता है, तो क्या आदमी सी पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नदी का वेग है। नदी का वेग है इसलिए ये कुछ ना कुछ आगे जाएगा आदमी, क्योंकि नदी की ताकत है, उसको नदी पार करना। जब वो, ये नदी की ताकत होगी डी, जो यहाँ से बी से सी तक गया, वो आदमी के कारण गया। जो आदमी की ताकत होगी, जो आदमी का वेग है, आदमी सी पर जाना चाहता था, पर वो सी पर न जाकर वो डी पर पहुंच गया। ये जो सी बी सी है, बी सी, ये आदमी की खुद की ताकत के कारण, और ये सी डी जो होगी, जो सी डी चला इतना एक्स घटक, ये होगा आदमी का वेग एक्स आदमी का वेग का एक्स घटक बी सी, बी सी एक्स घटक आदमी का, और जो नदी का है वो नदी द्वारा, ये सी डी, सी डी जो है नदी द्वारा लगाई गई ताकत, ये सी डी है। अगर नदी जो है, नदी ना होकर ये तालाब होता या फिर स्विमिंग पूल होता, तो आदमी सिर्फ सी पर पहुंचता, क्योंकि वो सी पर जाना चाहता था। पर ये नदी, नदी के बहाव के कारण आदमी सी पर ना जाकर वो डी पर पहुंच गया। समझ में आ गया होगा। वो सीधा सी पर जाना चाहता था, पर सी पर न जाकर वो डी पर पहुंचा, क्योंकि इसका नदी का बहाव है। बहाव है यानी नदी के पास वेग है, तो और आगे उसको ले जाएगा, जो इतनी दूरी और चला। ये तो आदमी के कारण होगा, और ये सी डी नदी के कारण। यह नदी के कारण सी डी होगा। जब हम, आदमी इस तरफ जाएगा, अभी हमने घटक सीखा है, जैसे कोई आदमी यू से इधर जाता है, उसका एक्स घटक अगर इधर से थीटा बन रहा कोण, तो यू कॉस थीटा हो जाता है, इधर यू साइन थीटा हो जाता है। यही हम करेंगे, तो ये आएगा एक्स घटक करेंगे तो ये थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा होगा, तो यू कॉस थीटा होगा, और ये इधर यू साइन थीटा होगा। यू साइन थीटा इधर यू कॉस थीटा होगा। जो एक्स घटक है बी सी, तो हम पहले निकालेंगे
किसके कारण? रिवर्स के कारण निकालेंगे वेग रिवर टू अर्थ, ये निकालेंगे तो ये सी डी आएगा। तो सी डी निकालेंगे तो इसका वेग वी आई कैप होगा, और इधर इधर जो आदमी का वेग होगा, वेग मैन टू रिवर, ये करेंगे हम। इनको जब ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो रिवर से रिवर कैंसिल, पर ये होगा कितना, बी सी, बी सी जो होगा यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा आई कैप, ये होगा। और हम इनको ऐड करेंगे तो ये रिवर से रिवर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा वी मैन टू अर्थ, ये होगा वी आई कैप प्लस यू कॉस थीटा आई कैप। इनको और अच्छे से लिखेंगे तो ये वी मैन टू अर्थ इज इक्वल टू वी प्लस यू कॉस थीटा इंटू आई कैप, ये होगा, ये हो जाएगा। क्योंकि आदमी सी पर जाना चाहता था, सी पर न जाकर वो डी पर पहुंचा। डी पर इसलिए पहुंचा क्योंकि नदी के बहाव के कारण, नदी के वेग के कारण वो डी पर पहुंचा। जब आदमी अगर बी की ओर वाई एक्सिस में चले तो उसमें न्यूनतम समय लगेगा, नदी को पार करने में न्यूनतम समय लगेगा, वही होगा ये न्यूनतम पथ। और ये इसमें न्यूनतम पथ में टाइम भी कम लगेगा। और देखिए जो x घटक है इसका पूरा, ये जो निकल कर आया ये x घटक है, और ये होगा कितना, बी सी प्लस सी डी, ये x घटक है। ये होगा x घटक पूरा, बी सी हमारे पास यू कॉस थीटा आई का प्लस सी डी कितना है, वी है, वी आई, तो यू कॉस थीटा प्लस वी इंटू में आई कैप, ये हो जाएगा। और नदी को पार करने में लगा समय जो होगा, नदी को कौन पार कराएगा, नदी को ये वाला तो वेग पार नहीं कराएगा। अगर ये वाला वेग लेते हैं तो नदी कभी पार ही नहीं होगी, आप जाकर समुद्र में गिरेंगे, इसलिए इसको नहीं लेंगे। नदी को पार करना है तो हमें नदी के जो बहाव है उसके लंबवत हमको जाना होगा। हम इसके विपरीत जाएंगे, एक ओर से दूसरी ओर जाएंगे, ए से बी, ये है न्यूनतम पथ, ये बीच की दूरी होगी। तो हम इसका नदी को पार करने में, नदी को पार करने में लगा समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितनी है इसमें, यू साइन थीटा। कैसे, हम समय वो लेंगे जिससे हम नदी को पार कर सकें, वो पथ लेंगे जिससे हम नदी को पार करेंगे, और वही टाइम लेंगे, वही समय होगा। जैसे भी जाने में जो समय लगेगा वो समय लेंगे, और उसमें जो चाल दे रखी है हम इसके घटक किए यू के, तो हमको ये लंबवत में मिला यू साइन थीटा, जो
न्यूनतम समय होगा इसमें वो होगा u साइन थीटा, और समय बराबर दूरी अपॉन चाल ये होता है। तो हम इसमें समय निकाल लेते हैं। d दूरी है और u ये होगा, और ये तो हमने x घटक किया था, ये हम x घटक किए थे, पर ये जो निकाले हैं ये वाला, ये थोड़ा सा इसमें हमने ये वाला वेग तो ऐड ही नहीं किया। कौन सा? वे मैन का, आदमी का वेग नदी के सापेक्ष ये होता है। एक्स एक्सिस का हमने अभी तक लिया, वाई एक्सिस का नहीं लिया, तो इसमें हम प्लस वाई एक्सिस का कर लेते हैं, वाई यू साइन थीटा जे कैप ये कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा यू साइन थीटा जे कैप, और इसमें जो होगा प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब इसको नोट कर लीजिए, इतना सा होगा। जो ये वाला वेग है हमारा, कौन सा? ये वाला वेग, ये वाला वेग ये नदी को पार कराएगा। ये जे कैप में है ना, इसलिए ये नदी को पार कराएगा, ऐसे बी तक पहुंचाएगा। यू साइन थीटा ये वाई एक्सिस का घटक है, तो यही हमको पार कराएगा नदी, और जो इसमें जो टाइम लगेगा वो डी अपॉन यू साइन थीटा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो इसको हम दोबारा बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं इसको। आइए देखते हैं। न्यूनतम समय में नदी को पार करना, ये जैसे हमारी नदी है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, और ये हम रिपीट कर रहे हैं। जो ये मान लेते हैं ए है और ये बी, नदी को पार करना है, ये नदी का वेग बी होगा। हम इधर चलें, ये बिंदु सी है, इसका वेग यू मान लेते हैं, यहाँ से कोण थीटा होगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस लेते हैं, इधर नहीं होता है उधर साइन लेते हैं। इधर थीटा है तो इधर का वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा, और इधर नहीं है तो इधर यू साइन थीटा हो जाएगा। और ये नदी है, नदी के कारण इसमें और बहाव होगा। ये इतनी जो दूरी चली है बी सी, वो है वो आदमी के कारण, आदमी के कारण। और ये मान लेते हैं डी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मान लेते हैं यहाँ पर पहुँचा है, ये नदी के कारण होगा, ये नदी के कारण। जो वेग रिवर को निकालेंगे अर्थ के सापेक्ष, तो ये वी आई कैप है, और वी हम मैन का निकालेंगे अर्थ के सापेक्ष, ये होगा। पहले एक्स के एक्स एक्सिस का वेग देख लेते हैं, ये है यू कॉस थीटा आई कैप, प्लस वाई में भी दे रखा है
यू साइन थीटा जे कैप ये दे रखा है, तो हम इनको जब ऐड करेंगे, तो ये रिवर से रिवर कट जाएगा, तो वी मैन टू अर्थ ये बचेगा वी प्लस यू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ये बचा यू साइन थीटा जे कैप। ये हो जाएगा जो यू साइन थीटा है, ये वाला यू साइन थीटा ये हमको नदी पार कराएगा, ये वेग नदी पार कराएगा। जो समय लगेगा, बीच की दूरी हमने माना है डी दूरी है, तो उसमें जो दूरी में जो चाल है वह हमको समय बताएगा। और यू ये है यू साइन थीटा, ये हमारा समय होगा, न्यूनतम टाइम यही होगा हमारा। अब देख लेते हैं हम नदी में गति की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, वही जो न्यूनतम समय में नदी को पार करना। आइए देखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, हमने रिपीट भी कर दिया है। नदी में गति की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। केस वन, केस वन क्या कहता है, न्यूनतम समय में नदी को पार करना। ये न्यूनतम समय में नदी को पार करना, इसके लिए ये नदी है, बीच की दूरी डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं। ये डी आपको सवाल में दिया होगा, और ये नदी का बहाव v होगा, और हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और हम किस दिशा में चलें कि नदी न्यूनतम समय में पार हो जाए। जब हम ए से बी में चलेंगे, यहाँ न्यूनतम समय में नदी को पार करना, तो हम ए से बी चलेंगे, ए से बी चलेंगे यू कॉस थीटा, और यू सिर्फ यू चलेंगे, और जो नदी का वेग है वो कुछ ना कुछ आदमी को आगे ले जाएगा। जब आगे ले जाएगा तो ये आदमी बी पर न जाकर बिंदु सी पर आ जाएगा। जो ये दूरी है ये नदी के कारण होगी, नदी के कारण। और इसके तो घटक करेंगे नहीं, क्योंकि हम ऐसे बी जा रहे हैं, वाई वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो इसके हम घटक नहीं करेंगे। तो न्यूनतम समय के लिए हमें p इज इक्वल टू बीच की दूरी d है, बीच की दूरी d अपॉन u ये होगा न्यूनतम समय। और जो ये नदी के कारण नदी का वेग है, इसमें लगा जो इसका वेग BC निकालेंगे, तो BC जो दूरी है वो होगा
वी बीच की दूरी, ये BC, BC में जो समय लगा, चाल V है, दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये होता है तो V इंटू टी, ये होगा, BC निकालेंगे तो BC आएगा V इंटू में टी कितना हमारे पास, D/U, ये हो जाएगा D/U, इतना हमारे पास BC निकल कर आया। जो ये है, ये दूरी BC, उसके लिए नदी जिम्मेदार होगी। और अगर न्यूनतम समय चाहिए तो ये आदमी जो है अपने पूरी ताकत लगा देगा। अगर ये पूरी ताकत लगा देगा तो हमको न्यूनतम समय मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ये न्यूनतम पथ होगा और इसमें जो टाइम लगेगा वही सबसे कम समय होगा। न्यूनतम समय के लिए हमें वाई एक्सिस में चलना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए जो आदमी है वो अपनी पूरी ताकत लगा दे बी पर पहुंचने के लिए, यानी यू लगा दे पूरी ताकत, यू वेग, तो उसका न्यूनतम समय मिल जाएगा। जैसे मिनिमम समय के लिए आदमी अपनी खुद की पूरी ताकत लगा दे तो आदमी बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। यह होगा, तो इसके लिए जो टाइम होगा, समय बराबर दूरी बीच की डी है अपॉन यू, ये न्यूनतम समय होगा। न्यूनतम समय के लिए जो थीटा हमारे पास होगा, जो थीटा होगा वो 90 का होगा। थीटा हमारे पास ये जो बनेगा ये 90 का होगा थीटा, तब ये BC होगा। अगर ये यहाँ पर न जाकर इस पर जाएगा तो ये जो अपनी पूरी फुल ताकत लगा दे आदमी, तो ये यू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा। अगर साइन थीटा अधिकतम होगा तो ये टी की वैल्यू कम आएगी। अगर चाल किसी भी चीज़ की अगर चाल अधिक है तो उसमें टाइम कम लगेगा, उसको चलने में टाइम कम लगेगा, पथ को तय करने में टाइम कम लगता है जब चाल अधिक हो। तो इसके लिए जो साइन थीटा है वो 90 का होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो इसके लिए साइन थीटा 1 हो जाएगा और ये थीटा जो हो जाएगा वो 90 का होगा। तो इसके लिए जो ये मैक्सिमम के लिए होगा, मैक्सिमम के लिए, और टी मिनिमम डी अपॉन यू, ये होगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू हम 1 रख देंगे, D/U हो जाएगा, जो टाइम मिनिमम की वैल्यू निकल आएगी। अगर चाल अधिकतम मैक्सिमम होगी, चाल अधिकतम होगी तो हमारे पास टाइम सबसे कम आएगा। नोट कर लीजिए।
नोट हो गया होगा। अब अगला केस देखेंगे। केस नंबर सेकंड, कि न्यूनतम पथ पर नदी पार करना, ये देखेंगे। अच्छा टॉपिक है। इसमें यही सिर्फ दो केस होते हैं, एक न्यूनतम समय में नदी को पार करना, एक न्यूनतम पथ पर नदी को पार करना। और इसमें हमसे कभी थीटा पूछ लेता है, तो कभी नदी का वेग पूछ लेता है, या फिर मैन का आदमी का वेग पूछ लेता है। चलिए देखते हैं। ये नदी है, न्यूनतम पथ, ये बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी है। न्यूनतम पथ के लिए ये ए है, इसको मान लेते हैं पी इस बार, पी, और ये क्यू। तो न्यूनतम पथ के लिए ये तो नदी का वेग होगा। न्यूनतम पथ के लिए आदमी इधर पी से क्यू की ओर न चले, न चलकर वो इधर की डायरेक्शन में चलता है, यू से। जब वो इधर चलता है, इधर थीटा कोण बनाता है, तो जो नदी का बहाव, अगर वो इधर चलेगा तो जो नदी का बहाव है वो इसको धकेल कर उसको और आगे ले जाएगा, तो ये वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये न्यूनतम पथ होगा हमारा, ये न्यूनतम पथ आ जाएगा। जैसे यू वेग से इधर की ओर जा रहा है, तो नदी का जो बहाव है, नदी के बहाव के कारण ये वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके हम घटक कर लेते हैं। जिधर थीटा है उधर यू कॉस थीटा कर लेते हैं, जिधर थीटा नहीं है उधर यू साइन थीटा कर लेते हैं। जो नदी का बहाव है यू कॉस थीटा, और इसमें जब हम करेंगे इधर वी होगा और इधर जो होगा यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए अगर न्यूनतम पथ चाहिए पी क्यू, न्यूनतम पथ के लिए यू कॉस थीटा और वी बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये यू कॉस थीटा आदमी एक्स घटक उधर की ओर जा रहा है और ये नदी का बहाव इधर आ रहा है, तो दोनों को बैलेंस कर देगा। जब दोनों को बैलेंस कर देगा तो आदमी ऊपर की ओर निकल जाएगा, वाई एक्सिस में निकल जाएगा। तो इसके लिए एक पॉइंट होगा कि यू कॉस थीटा बराबर वी के होना चाहिए। और आदमी को क्यू पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? न्यूनतम पथ पर नदी पार करना, या फिर विपरीत दिशा में। नदी के ठीक विपरीत दिशा में पार करना, ये हो जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा, जो इसमें समय होगा टी इज इक्वल टू वेग होगा यू साइन थीटा, जो बीच की दूरी है वो हमारे पास डी है, जो क्वेश्चन में देगा हमको डी यू साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये न्यूनतम समय होगा, न्यूनतम पथ हमको चाहिए, ई से पी क्यू।
पी क्यू और न्यूनतम पथ होगा। तो इसके लिए हमें, अगर आदमी को क्यों पॉइंट पर पहुंचना है तो इधर देखिए, आदमी को ठीक क्यों पॉइंट पर पहुंचना है तो u cos थीटा इज इक्वल टू वी के होना चाहिए। तो हमारे पास cos थीटा निकल कर आया वी अपॉन यू, वी अपॉन यू। अगर u का मान, आदमी की ताकत अगर नदी के बहाव से ज़्यादा है, अगर आदमी की ताकत u है वो ज़्यादा होनी चाहिए इसकी नदी के वेग से, अगर ज़्यादा है तभी cos थीटा ये जीरो की ओर जाएगा। अगर ये जीरो की ओर जाएगा तो cos थीटा जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो थीटा निकल कर आएगा वो मैक्सिमम होगा, जिसके लिए न्यूनतम पथ में आदमी चलेगा। उसके लिए u ज़्यादा होना चाहिए, u ज़्यादा होना चाहिए v से, ये होना चाहिए। u का मान ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो थीटा होगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये जीरो की ओर जाएगा। फिर जीरो की ओर cos जीरो का मान 1 होता है, इसलिए ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो थीटा हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, निकल कर आएगा 1, ये फिर थीटा हो जाएगा 1। तो ये जो साइन थीटा है, तो इसके लिए जो समय होगा ये थीटा 1 हो जाएगा, तो डी बाई यू हो जाएगा, समय ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना सा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से क्वेश्चन में समझेंगे, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वो आपको क्वेश्चन में आ जाएगा समझ में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद करते हैं। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हमने इसमें दो ही केस पढ़े, एक न्यूनतम समय में नदी को पार करना और दूसरा न्यूनतम पथ पर नदी को पार करना। तो ये वाला हमारा कौन सा केस होगा, स्थिर जल में कहता है, स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर आवर चाल वाली एक नाव किसी 1 किलोमीटर चौड़ी, जो बीच की दूरी दे रखी हो 1 किलोमीटर, नदी को न्यूनतम संभावित पथ, पहला न्यूनतम संभावित पथ यानी दूसरा केस हमारा होगा कि अनुदिश 15 मिनट में पार करती है। तो नदी के जल का वेग पूछा हमसे, तो ये जो 15 मिनट है हम इसको घंटे में बदल लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं केस, ये होगा सॉल्यूशन। अब देखते हैं नदी। अभी हमने पढ़ा कि न्यूनतम पथ, अगर न्यूनतम पथ में नदी को पार करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम इधर चलते हैं u से और इसके घटक कर लेते हैं इधर u cos थीटा, ये होता है थीटा, और इधर u sin थीटा ये हो जाता है, ये q पॉइंट मान लेते हैं, ये p मान लेते हैं। नदी का वेग जो होगा वो v होगा, उसके लिए ये आदमी का जो वेग है वो इधर जा रहा है, नदी का वेग इधर उधर जा रहा है। अगर ये दो बैलेंस हो जाए तो जो आदमी है वो सीधा चला जाएगा ऊपर, न्यूनतम पथ पर चला जाता है। तो उसके लिए हमें u cos थीटा इज इक्वल टू v के करना होगा। जब ये इसके बराबर होगा तो ये cos थीटा निकल कर आया हमारे पास v बाई यू,
वी बाय यू मतलब कॉस थीटा। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर आवर चाल वाली एक नाव, ये यू दे रखा है हमारे पास। वी अपॉन 5, 5 दे रखा है। और क्या जानकारी है, समय, समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, हमारे पास 1 किलोमीटर दे रखी है। डिस्टेंस अपॉन यू साइन थीटा, ये होगा। तो इसके लिए समय कितना दे रखा है, 15 मिनट बराबर 1/4 आवर, ये कर सकते हैं। 1/4 इज इक्वल टू 1/यू कितना, 5 × साइन थीटा, ये आया। ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये 4/5। ये कितने की वैल्यू होगी, 4/5, ये साइन 53, साइन 53, 4/5 ये होता है 4/5। इनको याद रखना है कि अगर साइन 30 है, साइन 30 का मान, साइन 37 का मान 3/5 होगा, और वही साइन 53 का मान 4/5 होगा। इसी तरह कॉस 37 का मान 4/5 होगा, कॉस 37 का मान 4/5, और कॉस 53 का मान 3/5 होगा, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा हो जाता है। तो हमें इसमें थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, यानी थीटा हमारे पास आया 53, थीटा 53 ये आया। तो इसके लिए हम निकालेंगे, ये रहा साइन 53, यानी इधर देखिए साइन 37 डिग्री होता है 3/5, साइन 53 4/5 साइन, ये होगा कॉस 37 4/5 कॉस 53 3/5। ये इतने, इनको याद कर लीजिए, ये होता है। अब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 53 हो जाएगा। थीटा हमारे पास 53 आया, तो कॉस 53 इज इक्वल टू V/5 कॉस 53 हो जाएगा। ये होता कितना, कॉस 53 3/5 इज इक्वल टू V/5 इज इक्वल, ये कैंसिल हुआ, तो V जो आया हमारे पास वो 3 आया। ये 3 ऑप्शन कौन सा हमारे पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये होगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बस इसमें 2 ही केस बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो को पुश करें और सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सॉल्यूशन। कह रहा है एक नदी पश्चिम से, मतलब ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। पश्चिम से, इधर से पश्चिम की एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर, मतलब इधर से इधर की ओर, इसका जो वेग है
वी दे रखा है हमको 5 मीटर पर मिनट से चाल से बह रही है नदी के दक्षिणी किनारे इधर मान लेते हैं क्यों, ये पॉइंट पी, दक्षिणी किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति जो इधर नहीं पी की ओर खड़ा है, जहां पर खड़ा है एक व्यक्ति 10 मीटर पर मिनट जो वेग होगा हमारे पास 5 मीटर पर मिनट जो होगा, और ये 10 मीटर पर मिनट से तैर सकता है। न्यूनतम समय में नदी के पार जाना चाहता है, उसे किस दिशा में तैरना चाहिए? दिशा हमसे पूछा है तो हमें किस दिशा में तैरना चाहिए ताकि ये न्यूनतम समय में नदी को पार कर सके। ये बीच की दूरी डी होगी जो दे रखी नहीं दे रखी, तो इधर यू से चला तो ये थीटा होगा, तो इधर जो होगा यू कॉस थीटा और इधर यू साइन थीटा होगा, और इसके लिए बी इधर जा रहा है और यू जो होगा एक्स घटक इधर आ रहा है, तो इसके लिए होना चाहिए यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी के, तो कॉस थीटा होना चाहिए वी बाई यू, और वी हमारे पास नदी का बहाव दे रखा है, वी दे रखा है हमको 5 मीटर पर मिनट और यू दे रखा है 10 मीटर पर मिनट, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 कितने का मान होता है कॉस 61/2, ये होता है कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। अब 1/2 आया थीटा जो हमारे पास आया निकल कर, तो थीटा 60 डिग्री आया, 60 डिग्री निकल कर आया, तो ऑप्शन में कह रहा है उत्तर की ओर जाएगा, बिल्कुल सही। ये जो कड़ है अगर ये दोनों इनको बराबर कर देते हैं तो जो आदमी है जो साइन थीटा से ऊपर की ओर चला जाएगा, क्यों पर पॉइंट क्यों पर पहुंच जाएगा, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट। और उत्तर से यह ऊपर की ओर उत्तर उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में मतलब ये गलत हो गया, इधर है ना पूरब, इधर पूर्व, ये गलत हो गया। पश्चिम से 30 डिग्री उत्तर में, पश्चिम से यह पश्चिम से 30 डिग्री, ये भी गलत हो गया, और उत्तर से 60 डिग्री पूर्व में, इधर 60 डिग्री पूर्व में, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन इज 1 ए करेक्ट, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड वेग से बह रही नदी को पार कर रहा है, यानी ये हमारी नदी है और इसका वेग दे रखा है v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और क्या कह रहा है वह 60 मीटर, यानी डिस्टेंस हमारी डी दे रखा है 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ठीक विपरीत और स्थिर बिंदु तक 5 सेकंड, और यहाँ से डी जो दूरी तय की है उसमें जो टाइम लगा टी वो है 5 सेकंड, पहुँचता है स्थिर जल में, उसका वेग बताइए। जो आदमी है उसका वेग निकालना है हमको, तो आदमी का वेग निकालने के लिए हमको इधर विपरीत जा रहा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो उसको इस दिशा में चलना चाहिए, ये थीटा मान लेते हैं। यू से चला और इसके घटक करेंगे तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा इधर। अब इसका वेग और ये यू साइन थीटा, ये वाला वेग यू कॉस थीटा और वी, नदी का वेग और आदमी का वेग, एक्स की
डायरेक्शन में जो जो है उसको हम इक्वल कर देते हैं। तो आदमी का जो पथ है वो न्यूनतम पथ होगा ए से बी, जाने में जो समय लगा वो दे रखा हमको। तो उसके लिए हमको इसको बराबर करना होगा, मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू वी के, वो भी हमको 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो ये हो जाएगा u cos थीटा बराबर 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और दे रखा है समय बराबर दूरी डी अपॉन यू साइन थीटा। तो समय हमको 5 मिनट 5 सेकंड दे रखा है और डी 60 मीटर दे रखा है, और यू साइन थीटा ये हो गया। अब इसको इस पार लेते हैं, इसको इस पार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इज इक्वल टू 60/5, ये कटा तो 1/12 ये बचा। तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे यहाँ तो 1 होती है। कर देते हैं समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पर यू कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा ये कर देते हैं, ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 5, यानी ये हो जाएगा 25 प्लस 12 यानी 144। ये यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 169। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो यू हो जाएगा रूट स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में आएगा 169 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू हो जाएगा हमारे पास इतना सा निकल कर आया 13 यू 13 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो जाएगा, नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था, नोट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि एक नाव पी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा नाव क्यों दूसरा जो नाव है वो 20 किलोमीटर पर आवर चाल से गतिशील है, तो भिन्न में से कौन सा मान उनके सापेक्ष वेग का नहीं हो सकता, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती पूछा है। और ये देखते हैं सापेक्ष पूछा है, तो मान लेते हैं एक तो ये हो जाएगी, ये है नाव पी और एक नाव ये मान लेते हैं क्यों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर और ये 20 किलोमीटर पर आवर। जब एक ही डायरेक्शन में चलती, हमने पढ़ा है कि अगर कोई कण एक ही डायरेक्शन में v1 v2 से चलते हैं तो उनके अगर सापेक्ष निकालते हैं तो ये हो जाता है v रिलेटिव जो आएगा माइनस में हो जाता है v1 माइनस v2 ये हो जाता है। अगर यही एक इस डायरेक्शन में v1 से चले, दूसरा इस डायरेक्शन में चले v2 से, तो ये हो जाता v रिलेटिव, ये होता था v1 प्लस v2 ये हो जाता था, वही हम करने वाले हैं। जब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हम देखते हैं कि v रिलेटिव जो आएगा वो घट जाएगा
40 माइनस 20 ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो एक सही हो गया क्योंकि 20 किलोमीटर आया है। ये कब होगा? वी मिनिमम, वी रिलेटिव मैक्सिमम के लिए होगा अपोजिट डायरेक्शन चलनी होगी। मतलब एक कण इधर चले और दूसरा कण इधर। ये 40 किलोमीटर है और ये क्यों है, ये 20 किलोमीटर है। तो ये जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो मतलब 40 प्लस 20 ये हो जाएंगे 60, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा। उनके सापेक्ष नहीं हो सकता। ये 40 किलोमीटर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम रेस्ट में ले, इसको रेस्ट में मान लेते हैं तो इसको जो वेग है इसको मिल जाता है तो ये घट जाता है। तो ये बचेगा 20, 20 आया हमारे पास और ये अपोजिट में है तो ये जुड़ जाएंगे तो 60 आया। तो इसके लिए ऑप्शन 60 ये ई था। ये 40 किलोमीटर से चल रहा और ये 20 से। और तो भिन्न में से कौन सा ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 10 तो आ ही नहीं सकता। नोट कर लीजिए इतना सा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।